हाय गाइस, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो हैं CISF LDSC के जो पेपर से लिए हैं। मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं और इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो इसलिए सोर्स मेरा वही है, यूपीएससी ही है और उसी के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब मैंने पॉलिटी को टारगेट किया, तो पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे पहले। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा बिकॉज डायरेक्टली वहाँ से सोर्स से लिए हुए हैं, तो एज इट इज़ जो प्रिंट था वो 11 होगा तो 1 होगा, तो जो भी होगा एज इट इज़ वहाँ पे रखा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चाहिए तो आपको 2025 वाले हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, ऑब्जर्व वायलेंस। अब इन्होंने और थोड़ा और खतरनाक क्वेश्चन करना चालू कर दिया है। अगर सही बताऊं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी रेंडर मिलिट्री सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, विच ऑफ द अबोव इज आर फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी है? चलिए तो पहले समझ लेते हैं कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे लिए। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा है, मेरे साथ पढ़ा है, मेरे PIQ दुनिया भर के अटेंड कर रखे हैं, तो आपको लर्न होगा। नहीं लर्न होगा तो फिर इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है, सीधी बात। पहली बात, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करने की कोई बात ही नहीं की। और देखो यहाँ से भी ऑप्शन से भी समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे कोई तो भी दो ऑप्शन सही होंगे या फिर एक ऑप्शन कोई तो भी सही होगा या फिर 1 होगा, तो नेशनल सॉन्ग नहीं है भाई। हमारे यहाँ पे पहला वाला ही पढ़ोगे ना, फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल नंबर 51A में जो दे रखा है, पहला वाला ही फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नॉट द नेशनल सॉन्ग। तो यहाँ पे नोट में लिखा करो ये सब चीजें, नोट बनाओ ये कैसे। देखो अभी आपको क्वेश्चन दिख गया ना कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेशनल सॉन्ग दे दिया था उन्होंने, जबकि आपको नोट में लिखना है नॉट नेशनल सॉन्ग, बट आप लिख सकते हो यहाँ पे नेशनल एंथम, नेशनल एंथम एंड हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। ओके, इन दो की रिस्पेक्ट करने की बात बोली है, ना कि यहाँ पर नेशनल सॉन्ग की। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट हमें नहीं करना है, हमें वो भी करना है, लेकिन ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लिखा है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हटा दो। अब सिंपल सी बात है कि मेरे पास ऑप्शन थोड़े से लिमिट हो गए हैं। अब मैं बोलूंगा कि यार 3 वाले के साथ मैं अभी भी जा सकता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं 2 और 3 में से कोई ना कोई तो सही लग रहा मुझे। चलिए, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये तो स्टेटमेंट क्लियर कट सही है। ठीक है, कि वो सब प्रैक्टिसेस को आप रिनाउंस करिए जो कि वुमेन की, क्या बोलते हैं, वुमेन के अगेंस्ट है, वुमेन का अपमान करती हैं एंड ऑल। यस, ऑब्जर्व वायलेंस, यस ये भी है यहाँ पे। 2 और 3 तो है यहाँ पे, और 2 और 3 है तो बात ही खत्म हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, किसी ना किसी PIQ में कवर किया है। देखो PIQ हमेशा रिपीट होते हैं। अब ये मत समझिए कि CISF का PIQ अलग है, NDA का PIQ अलग है, अपना CAPF का अलग है, अपना CDS का अलग है। नहीं नहीं, सबकी PIQ, अगर UPSC अगर एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन सी है? UPSC है ना, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, कंसेप्ट रिपीट होंगे। आपको मैंने कोई ना कोई PIQ में बताया था आपको मैंने कि रेंडर द मिलिट्री सर्विस नहीं है, इट इज द रेंडर द नेशनल सर्विस। आपको अगर नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाएगा तो आप जाइए, आपको मिलिट्री सर्विस के लिए बात वहां पे नहीं बोली है, इसलिए स्टेटमेंट एक गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको व्हेनेवर कॉल्ड फॉर द नेशनल सर्विस नॉट द मिलिट्री सर्विस, प्लीज इस बात को भी नोट करके रखिए यहाँ पे। और ऑब्जर्व वायलेंस वाला तो बिल्कुल था, ये तो बहुत बार कर रहे हैं। देखो जिसने किया है ना, उसके लिए बार बार 10 PIQ रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किया है ना, जिसने मजाक मस्त में लिया है 1 PIQ 2 PIQ 3 PIQ, मैं कितने हर PIQ में कराऊंगा, आपको क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी PIQ कराए, कभी मैंने UPSC का कराया, कभी स्टेट PCS के कराए, कभी NDA का कराया, अब तो NDA के भी 10 साल के करा दिए मैंने आप लोग के लिए, CDS का कराया मैंने, दुनिया भर का 15 साल के करा रखे हैं, हर बार रिपीट हुआ है। पॉइंट है कि जिसने करना वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा, बात खत्म। ये सब रिपीट हो चुका है। चलिए, और बार बार ये चीजें बता चुका हूं मैं, और UPSC भी उस वही सब चीजें देख पक गई है, लेकिन फिर भी बच्चे बोलते पेपर टफ आता, पता नहीं कहां से टफ आता। चलिए ओके, तो यहाँ पे 2 और 3 इज राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार, अब मैंने भी थोड़ा डिटेलिंग लिखी है तो मैं चाहूंगा पढ़ा दूं आप लोगों को मैं। देखिए, रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब आपको थोड़ा लगेगा कहाँ पे लिखा है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज E में लिखा हुआ है, और आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज I में क्या लिखा हुआ है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। ये भी क्वेश्चन देते हैं, कभी कभी सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसा नहीं, अभी तो उन्होंने टुकड़ों में बांटना चालू कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटी पहले वो लोग पूरा दे देते, अब टुकड़े में पूछना चालू कर दिया उन्होंने, छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट उठा के देते हैं वो लोग एग्जाम में। तो थोड़ा आपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं कर सकते आप। चलिए
अदर ऑप्शन देखते हैं भैया, रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग, नहीं नहीं नहीं, किसकी बात बोली है, ऐसा नहीं है, कर रहा है हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की यहाँ पे ज्यादा बात बोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहली लाइन ही गलत हो जाती है। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाता है मेरा। अब मुझे देखना है यहाँ पे कि चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी हैज टू बी द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखते हैं जरा इसको। तो देखिए चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी हैज टू बी द चीफ जस्टिस रिटायर्ड मतलब फॉर्मर, यस ये बात सही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, ये भी चलेगा यहाँ पे। ऑन देयर शैल एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर ऑफ एनएचआरसी, पहले देखो ऐसा नहीं था, बाद में प्रोविजन चेंज किए गए, यस तो ये अभी है एक मेंबर यहाँ पे वुमेन होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो 2 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, 2 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट हियर। एनएचआरसी बहुत ही मतलब एक सिंपल सी बॉडी है, आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से, ज़्यादा मेहनत वाला काम है नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अभी एक्सप्लेनेशन में भी ज़्यादा कुछ दम नहीं। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा है क्या, नहीं, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो माफ़ करिए, ये गलत है। जब आपको मैं ऐसे बता दूँ कि अगर मैंने कुछ गलती की है तो गलत है ये, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। चलिए अबाउट डीपीएसपी, DPSP strive to minimize inequality of income amongst the individual and group, yes ये बात बिल्कुल सही है। DPSP का पर्पस वही है कि इनइक्वालिटी को कम करना, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको, बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला वाला पॉइंट, इट स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस अमॉन्ग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ऑफ कोर्स रिपीट हो गया, सॉरी कुछ तो भी गलती मेरे से हुई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे हो नहीं सकता। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। वेट यस ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आई थिंक मेरे साइड से कोई गलती हुई है, माई मिस्टेक। ओके कोई ना कोई मेरे साइड से गलती हुई है क्वेश्चन को पुटअप करने में यहाँ पे, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट पूरा सेम लग रहे हैं यहाँ पे, पूरा सेम है, बस यहाँ पे दे लिखा है, यहाँ पे डीपीएस पे लिखा है। ओके इसलिए थोड़ा सा मैं इसके लिए सॉरी। ओके आई थिंक कोई ना कोई गड़बड़ हुई है मुझसे डीपीएसपी वाला क्वेश्चन डालने में, ठीक है। अदरवाइज डीपीएसपी का पर्पस वही है कि टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, ओके, और इनइक्वालिटी को मतलब इनइक्वालिटी इन द स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज को खत्म करने की यहाँ पे बात की गई है। ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होगा, सही है बिल्कुल, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ डालने में गलती की है, तो सॉरी माई मिस्टेक, डीपीएसपी से रिलेटेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा इसमें अभी कमेंट नहीं करूंगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इट ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर अ हाई कोर्ट, यस। देखो पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में जो भी कैट के डिसीजन होंगे दैट विल बी फुल एंड फाइनल, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में एक केस आया आपका 1997 का एक केस है अपना चंदा कुमार केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो इनके डिसीजंस हैं, ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस हैं, दैट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट एंड एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट इनिशियली ऐसा नहीं था, और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 323A, ठीक है, 323 है। इनिशियली आपको बता दूं मैं कि जो डिसीजन ये देते थे दैट वाज फुल एंड फाइनल। ये भी कभी कभी ये लोग पूछते हैं कि 323 किससे एसोसिएटेड है, दैट टॉक्स अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इट हैज सेम पावर लाइक अ हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ इट्स सर्विस, इनके पास हाई कोर्ट की इक्विवेलेंट यहाँ पे पावर भी होती है, ओके। तो ये बात पूरी तरह सही है, तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। यहाँ पे देखते हैं, जरा आपको चीज बताता देता हूं मैं। द ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट ओरिजिनली, ऑल्दो देखो ओरिजिनली देखोगे तो 323A में आप देखोगे तो यहाँ पे था ही नहीं, ओके। तो उसके बाद जो चंदा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसमें बोला गया कि कैट डिसीजन आर नाउ अपील्ड इन द हाई कोर्ट एज वेल, ओके। बट इनिशियली ऐसा नहीं था, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज एंड फॉरेनर्स, जो क्वेश्चन क्या देखते हैं जरा। इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी फॉरेनर who is in India to observe fundamental duty। देखो fundamental duty is only and only for the citizen of India, not for the foreigners। तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है, ठीक है। एक नोट बना के लिख लो, फंडामेंटल ड्यूटी जो है इट इज ओनली एंड ओनली, मतलब दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, ओके। फॉरनर हो, रेसिडेंट हो, रेसिडेंट और सिटीजन में अंतर होता है, ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। रेसिडेंट इज डिफरेंट टर्म एंड द सिटीजन इज डिफरेंट टर्म।
आपकी कंट्री में जो 1 साल से रह रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपके पास इंडिया में रह रहा है, काम कर रहा है, वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं कहला सकता है। ठीक है, जैसे कोई चाइनीज पर्सन है, इंडिया में रह के काम कर रहा है, 1 साल से रह रहा है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, रेसिडेंट इज इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादा यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में उस टर्म को प्रेफर करते हैं रेदर देन हम यहाँ पे सिटीजन को पॉलिटिकल टर्म है। चलिए, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द फॉरेनर नेशनल हु आर इन इंडिया। ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सबके लिए अवेलेबल है, भले वो आप इंडिया के सिटीजन हो या ना हो। अगर इंडिया में आप अवेलेबल हो, इंडिया में वर्किंग कर रहे हो, इंडिया में हो, आप इंडिया में अगर अपने पैर जमा रखे हैं, तो आप पैर जमा रखे मतलब इंडिया में आप खड़े हो, तो आपके लिए वो लागू होता है। लेकिन देयर आर सर्टन फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली एंड ओनली टू द इंडियंस। उस राइट की यहाँ पे बात करता हूँ, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट जो है, पूरी तरह से इंडियंस के लिए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा यार, क्या क्वेश्चन है? ओके सॉरी, हाँ तो 2 ही होगा ना बस। ओके, सिर्फ 2 ही आंसर होगा, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। हाँ, फिर आंसर सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। मतलब वो सिर्फ राज्यसभा ही उस चीज को इनिशिएट करती है। पहली बात, मनी बिल के ऊपर लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, ना कि राज्यसभा की, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आर्टिकल नंबर 249 में लिखा हुआ है। यस, इसके ऊपर राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है, राज्यसभा इसके ऊपर बाय 2/3 मेजोरिटी इसके लिए ला सकती है बिल। यस, राज्यसभा का यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट है, तो ओनली 2 होगा यहाँ पे, ओनली 2। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, ये तो दोनों हाउस कर सकते हैं ना, लोकसभा भी शुरू कर सकती है, राज्यसभा भी शुरू कर सकती है, दोनों को यहाँ पे इक्वल पावर है। यहाँ पे दोनों को इक्वल पावर है, यहाँ पे राज्यसभा को ज्यादा पावर है, यहाँ पे लोकसभा को ज्यादा पावर है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा को 2 जगह पे ज्यादा पावर है। पहला आर्टिकल नंबर 249 और दूसरा आर्टिकल नंबर 312 इन द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, उस 2 केस में आपको राज्यसभा को ज्यादा पावर देखने को मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू द लोकसभा। चलिए, अगला वाला क्वेश्चन। इन इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ अ पर्सन। अब सैलरी और अलाउंसेस कौन से शेड्यूल में दिए हैं? तो सैलरी और अलाउंसेस हमारे दे रखे हैं शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर 3 में आपको ओथ दे रखा है। शेड्यूल नंबर 4 में एलोकेशन ऑफ सीट टू द राज्यसभा दे रखा है। शेड्यूल नंबर 5 में यहाँ पे दे रखा है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं इन द 10 स्टेट, इन द 10 स्टेट है। और इन द शेड्यूल 6 आपको देखने को मिलता है ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यस, कौन से केस में सैलरी और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है? ठीक है, आपकी रिड्यूस की जा सकती है। तो दिमाग में रखो, सैलरी और अलाउंसेस सिर्फ एक ही केस में कम की जा सकती है, वो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपकी गवर्नमेंट के भले कितनी में हायर रैंक पे हैं, आपका भाई सैलरी वैलरी कट की जा सकती है। इवन द सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनकी भी सैलरी कट की जा सकती है। ये तो यूपीएससी के पेपर में पूछा भी हुआ है। यूपीएससी मतलब आईएएस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी किसी और पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल नंबर 360 विच टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, सैलरी एंड अलाउंसेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं इंक्लूडिंग द जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, कैन बी रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको नोट में लिख लो, वैसे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, बट मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा अपने शब्दों में जो लिखी जाती हैं चीजें वो ज्यादा अच्छा लगता है रेदर देन कॉपी पेस्टिंग। ओके, तो अपने शब्दों में लिखो। पीडीएफ वर्क नहीं करते हैं, जो बच्चा अपने हाथों से लिखता है, मैंने आज तक वही रियलाइज किया और खुद के ऊपर भी लागू किया है, उससे पेपर क्लियर होता है। जो भाई वही पीडीएफ लेके घूमता है, वो पीडीएफ लेके घूमता है, फिर उसका पीडीएफ में ही नाम नहीं आता। ठीक है, फिर वो पीडीएफ ही घुमाता रहता है। ठीक है, फिर उसका रिजल्ट आएगा तो देखेगा मेरा पीडीएफ में नाम नहीं है, तो अपने दोस्त को भेजेगा, उसके दोस्त ने भी वही सब किया होगा तो उसका भी पीडीएफ में नाम नहीं होगा, फिर किसी और को भेजेगा, तो पीडीएफ शेयरिंग का काम चलता रहता है उसका। बस ये मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, मेरे पास भी बहुत पीडीएफ आते थे, मैंने पीडीएफ फॉलो ही नहीं किया कभी। मेरा है वीडियो देखो, खुद से हाथ से लिखो, पढ़ो हाथ से लिखो, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मेंबर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक इंसाइट मिलेगा एक क्वेश्चन का, और ऐसा अगले किसी भी एग्जाम में आपके सीडीएस में, एनडीए में, सीएपीएफ में, आईएएस के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। एनी क्वेश्चन अराइजेस टू वेदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपी has become subject to any disqualification mentioned in article number 102 clause 1।
अब आपसे एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपको नहीं लगता यूपीएससी आपसे एक अगले साल कभी उनका मन किया तो एक क्वेश्चन यहां से बना सकती है कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है फॉर द एमपीज, आर्टिकल नंबर 102। अब तुम बताओ, तुम बोले कि कहाँ पूछा, अरे वो पूछते नहीं है, वो कहीं से नहीं पूछते, वो सीधा अपने ही पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू टेक द फाइनल कॉल। तो देखिए फाइनल कॉल यहाँ पे हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, और यहाँ पे एडवाइस किससे लेंगे वो। अब आपके ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेंगे क्या, नहीं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्यों एडवाइस लेंगे, उन्हें एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। तो यहाँ पे एमपी का इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली ही विल गोइंग टू टेक द सजेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हियर। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 102 अब नंबर का आर्टिकल आपके लिए, आर्टिकल नंबर 79 इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 80 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम बोलोगे ये आर्टिकल क्यों पढ़े यार, ये देखो यार, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी जब एनडीए के पेपर कराए, अभी सीआईएसएफ का पेपर करा रहा हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी इन पेपर्स में, ऑल्दो बहुत बड़े बड़े पेपर नहीं है, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन इनमें इन आर्टिकल्स को मेंशन कर चुकी है। अब यूपीएससी ने अगर इन एग्जाम्स में इन आर्टिकल्स को मेंशन कर दिया है तो डेफिनेटली आगे के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल मत रखना कि ये नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर तुम गधे हो, फिर तुम लिटरली तुम गधे हो। ठीक है, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। ओके, जो सीरियस नहीं ले रहा चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, द प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड, और जब एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे होगा तो वहां पे स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। हाउएवर प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से एक रिकमेंडेशन वो लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब कौन कौन से केस में आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। अगर भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने होल्ड किया, अगर आप अनसाउंड माइंड के अगर पकड़े गए, अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा आपका, पागल वगल हो गए, और क्या, अगर आप इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए गए, मतलब बैंकरप्ट हो गए आप, और अब सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, आपकी सिटीजनशिप एक्वायर्ड की आपने चली गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। सो इन दैट केस you are like disqualified. Okay, और देर आर सर्टन अदर प्रोसीजर एज वेल, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपको देखने को मिलता है 1951 के अंदर। ठीक है, उसके थ्रू भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं वैसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो अपने आप में, अभी क्वेश्चन देखो, आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इवन मैंने 15 साल 30 साल के क्वेश्चंस करवा दिए अपने यूपीएससी के, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, मैंने सीआईएसएफ के पेपर में ही देखा। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि और डिटेल में जाते हैं। अब जियो साइंटिस्ट के पेपर आप लोगों को करवा दूंगा मैं, तो दिस वे आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द पेपर्स दैट यूपीएससी टेक्स। ओके, व्हाट इज द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑन द पिटीशन ऑफ द राज्यसभा, कमिटी ऑन पिटीशन। तो पहली बात 10 मेंबर की कमिटी होती है। कोरम बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोरम का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, उतने लोग वहां पे रहने चाहिए तब जाके वो कमिटी काम करेगी। ठीक है, वर्क करेगी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कमिटी ऑफ पिटीशन दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। क्या बोला मैंने, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/3 एक कोरम है यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का 1/3 क्या होगा, अगर हम कायदे से लें तो 3.33 होता है, लेकिन एक इंसान 3.33 में कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे जो रेलेवेंट आंसर है, अगर 4 होता तो मैं 4 के साथ जाता, लेकिन यहाँ पे 3 भी वर्क कर जाएगा मेरे लिए। ठीक है, 3 विल वर्क हियर। सो कोरम इज 1/3, ऑल्दो यहाँ पे 1/3 का स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है, लेकिन एज पर द गिवन ऑप्शन आई कैन गो फॉर द 3। और पिटीशन जो भी यहाँ पे देखो, कमिटी ऑन द पिटीशन हो या फिर ऐसी बहुत सारी कमिटीज होती हैं, सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, इससे ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना, आपकी थोड़ी मेहनत ही करनी है। वैसे इसके 10 मेंबर की कमेटी इतना ही जरूरी है इसके लिए, और इसका कोरम 1/3 है, दैट इज 3 मेंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोरम क्या होता है, दैट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, और जैसे लोकसभा का प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम होता है 1/10 का, 1/10 का कोरम होता है। राज्यसभा के लिए भी 1/10 का है। ठीक है, बट यहाँ पे कमिटीज के लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए 1/3 है। चलिए, इन विच ईयर द कैबिनेट, ये तो बहुत सिंपल है यार, नीति आयोग। देखो ये वैसे 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी 2000 अटके हुए हैं ये लोग 2015 के क्वेश्चन टाइप में। देखो, नीति प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में ने कब रिप्लेस किया, 2015 में रिप्लेस किया यार, 1 जनवरी 2015। ठीक है, एग्जाम में इन्होंने नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रखा है, भरोसा नहीं, कभी भी पूछ सकते हैं। तुम्हें लग रहा होगा नहीं पूछेंगे, जब पूछेंगे तब तुम्हें दांत चियार दोगे तुम। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूछ रखा है,
अभी पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये भी इन्होंने पूछ रखा था वैसे तो, लेकिन वापस पूछा ना इन्होंने, ये 2024 का क्वेश्चन है वैसे। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना भी, ये तो बेसिक भी है वैसे, इंपॉर्टेंट के साथ बेसिक भी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत ही हैवी लेवल का है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए, एज ए इंडियन सिटीजन आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को इन्होंने रिप्लेस किया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार रिपीट हुआ है यार, पता नहीं दुनिया भर के स्टेट पीसेस। अगर आप पीआईक्यू पे बिलीव करते हो तो आपको पता होगा, नहीं बिलीव करते आपको नहीं पता होगा, या पढ़ते नहीं होगे तो नहीं पता होगा, बस और कोई रीजन नहीं है यार, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक और क्वेश्चन ये मैंने क्यों रखा है यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लानिंग कमीशन का जो हमने कंसेप्ट लिया था, हमने सोवियत स्टाइल, मतलब सोवियत यूनियन का कंसेप्ट था बेसिकली, उस हिसाब से हमारे नेहरू जी इसको लेके आए थे। बिकॉज वो सोवियत यूनियन के जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल थे उससे काफी ज्यादा फैन थे, वो बहुत बड़े फैन थे उसकी वजह से, इसीलिए। और नीति आयोग बॉटम अप प्लानिंग में विश्वास करता है, मतलब नीचे से ऊपर वाली प्लानिंग में विश्वास करता है, ना कि ऊपर से नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राम सभा से भी सजेशन लिए जाते हैं, मतलब एक तरह से सबसे नीचे लेवल से, गांव लेवल से सजेशन तक लिए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत जीता जाता उदाहरण है नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यार, इसमें तो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस की बात की गई है उसके ऊपर तो कितने हजारों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नॉट इंक्लूडेड। तो देखो, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोंगरी, ये जो 4 लैंग्वेजेस है ना, ये 4 लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोंगरी। ये तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी हुआ है, अभी सीडीएस के पेपर में पूछा भी हुआ है कि सबसे लेटेस्ट वाले, तो देखो 92nd जो है वो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है इन द 8th शेड्यूल। तो लद्दाखी लैंग्वेज इज नॉट द पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, ठीक है। अगर आपको शेड्यूल्स में अमेंडमेंट भी याद होंगे तो आपका काम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें तो वहां से भी निकल जाती है। इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखो उसके बाद आपको बता देना चाहता हूं मैं, सिंधी लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई थी। उसके बाद आपकी मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। और देखो कोकनी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोकनी, गलत होगा तो मेरे को करेक्ट करना यार, ठीक है, साथ से मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। मणिपुरी, नेपाली और कोकनी, ये जो 3 लैंग्वेजेस थे हमने ऐड किया था 71st अमेंडमेंट के बाद, और 92nd अमेंडमेंट के बाद बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोंगरी, इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। लद्दाखी इज नॉट द पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे, देखो इतने से कितने लैंग्वेज, 1 2 3 4, 21st में सिंधी लैंग्वेज ऐड किया था, 5 6 7 8 लैंग्वेज तो ऐसे ही लर्न हो गया। हिंदी पता ही है मेरे को, अब थोड़ा सा अब लिखवा भी देता हूँ आपको मैं, देख लो, हिंदी पता ही है मेरे को, मेरा खुद की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में रहता हूँ, मराठी है, ठीक है, मराठी है। उसके बाद आपकी केरला की है अपनी, केरलाइट नहीं है, क्या है, मलयालम है, ठीक है। उसके बाद तेलुगु है, तमिल है, ठीक है, कन्नड़ है, उड़िया है, उड़िया बोलते हैं उसे, उड़िया तो क्लासिकल लैंग्वेज भी है बाय द वे। कितने हो गए, 1 2, अभी कितने कर लिए था हमने, 1 2 3 4 5 6 8 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अभी कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल और 7 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज हो गई। और कितने बचे, 7 बची, एक पता है इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अपनी गुजराती हो गई, गुजराती अपनी है ना ऊपर में, मतलब मैं राजस्थान में अपने महाराष्ट्र में रहता हूँ तो उस पर राजस्थानी है, ठीक, राजस्थानी नहीं है, गुजराती है, ठीक है। गुजराती हो गई एक लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद अब दिमाग में थोड़ा, हाँ उर्दू है, ठीक है। उसके बाद ऐसा थोड़ा याद कर रहा हूँ मैं, मेरे को भी याद आना चाहिए ना। पंजाबी है, देखो पंजाबी कैसे बोल रहा था मैं, पंजाबी है। उसके बाद मैथिली, अरे बिहार की कैसे भूल गया मैं, मैथिली है, अरे मैथिली हो गई, सॉरी माय मिस्टेक। असामीज है, असम की असामीज है। उसके बाद देख लेना यार, बंगाली, ठीक है। और कुछ ऐसे याद करो यार, क्यों, देखो मैं क्या है, इधर की किताब तब थोड़ी खोल के बैठा हूँ, ठीक है। जितना याद आता है, ठीक है, उतना दिमाग में रखा करिए। ये अब देखो, इतना भी अगर आपको याद आ गया तो यार आपका पेपर, आपका मतलब ये क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कैसे गलत हो सकता है, नहीं होगा। नेपाली है वैसे, नेपाली इज अ पार्ट ऑफ दिस। लोगों को लगता है नेपाली तो हमारी लैंग्वेज नहीं, तो नेपाल की लैंग्वेज नहीं यार, सिक्किम के पीपल बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो ये सब आपको बता दिया मैंने, थोड़ा इसको दिमाग में रखेंगे, अमेंडमेंट तो बिल्कुल याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार दिया तो था, काय को इतनी मेहनत कर रहा था मैं, चलो कोई नहीं।
पढ़ लेना आप लोग। ओके, मैथिली है यहाँ पे। ओके, मैथिली तो भाई हमारे मैथिली शरण गुप्त से आते मेरे को उनका नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, देखो अभी इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो तुम नहीं कर लोगे। बताओ कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछने में दम नहीं है ज्यादा, लेकिन क्या पता उस टाइम पे रेलेवेंट रहा हो। पॉलिटी का ही क्वेश्चन है ना ये, उस टाइम पे रेलेवेंट रहा हो। अब आपको बताता हूं मेरा जो लॉजिक कहता है वेस्ट बंगाल में नहीं है। और अभी आपको बताता हूं एक और क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से आर्टिकल में है, 169 आर्टिकल में है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना रहे तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी लेगी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नहीं भैया, सिंपल मेजोरिटी से आप वहां पे सेटअप कर सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या अबॉलिश भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 169। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि यार अब पूछा है तो पूछा है, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी पेपर सेटर हूं, यहाँ पे बता रहा हूँ, बस पढ़ लो। और क्या नाटक क्यों कर रहे हो। कौन कौन से 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार है। मैं देखो मेरा लर्न करने का अपना तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ यूपी का, मेरा पड़ोसी राज्य बिहार, वैसे तो मैं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे ही रहता हूँ, मतलब वहीं पे आसपास घर है मेरा। ठीक है, तो एक छलांग मारेंगे तो बिहार में चले जाएंगे, नहीं तो फिर यूपी के हैं ही हम। ओके, उसके बाद हूँ मैं महाराष्ट्र अभी रहता हूँ, तो महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटका आता है, केटी के। और ये तो हो गए 4 राज्य। 2 राज्य और बचते हैं, दोनों भाई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बात खत्म। 6 राज्य हैं। लिख मेरा तरीका है, तुम्हारा तरीका अपना अलग हो सकता है। मेरा तरीका है क्योंकि देखो यूपी बिहार मेरे को ऐसे याद हो जाता है, महाराष्ट्र में हूँ, कर्नाटका बगल में आता है, और 2 राज्य या तेलंगाना आंध्र प्रदेश, बस यही तो पढ़ना है, हो गया। चलिए, which of the following provision of universal declaration of human rights state everyone has a right to life, liberty and security of person। देखो यार ये क्वेश्चन अगर होते हैं तो अटेम्प्ट करिए, नहीं होते तो कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 3 में दिया हुआ है, वैसे आर्टिकल नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR में दे रखा है इन्होंने। ये आता है तो कर लो, नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। मैं ऐसे हर क्वेश्चन को प्रमोट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभार उठ सुट के आते हैं, उस टाइम पे न्यूज में रहते हैं, सो दे आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज दे नेवर आस्क सच क्वेश्चंस। और ज्यादा करके अपने कन्वेंशनल क्वेश्चन ही पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपको उठा के भी देते हैं कि चलो भैया तुम्हें आएगा कि नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई दे गिव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए, which of the following is not correct as per article 14 of the constitution of India। article 14 talks about the equality before law and equal protection of law। ठीक है, देखिए इक्वालिटी बिफोर, नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट पे फोकस करिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अभी थोड़ी देर ऊपर पहले क्या बताया था तुमको, हम आपको ये बताए कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। तो आर्टिकल 14 कैसे आ गया यहाँ पे, कौन बुलाया इसको। तो आर्टिकल 14 इज फॉर ऑल, इट इज फॉर द ऑल, फॉरनर हो, इंडिया में जो बैठा हो, सबके लिए है। तो इस स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया, बाकी क्या पढ़े हम। लेकिन चलो कुछ एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ आपको, तुमको मैं। यहाँ पे टर्म लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अमेरिकन कंसेप्ट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, अमेरिका का कंसेप्ट है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए ब्रिटेन का कंसेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अमेरिका का कंसेप्ट। इसको लिख लो, नोट में लिखो इसको। और रूल ऑफ लॉ जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भी लिखो लाइन। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, सीडीएस के एग्जाम 2017 में पूछा हुआ है, मुझसे गलत हुआ था इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं उसको सीरियसली लीजिए, मजाक मत करिए, ठीक है। ओके, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू नॉन सिटीजन इक्वालिटी। हाँ बिल्कुल, क्यों डिनाई करेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गोवा वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टेट बाय सेपरेटिंग इट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव इन 1987। तो देखो ये बात पूरी तरह सही है। सॉरी वेट, देखो दिमाग काम नहीं कर रहा रात के टाइम पे। तो यार गोवा वाज मेड अ स्टेट इन 1987, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम क्या बोलते हैं, नॉट जस्ट दमन एंड दीव। ओके, तो यहाँ पे सुनो, गोवा की कहानी बताता हूँ तुम्हें, मतलब कहानी से क्या साइड में लेने, ठीक है। 1987 में ना 3 राज्य बने थे। 1987 में 3 राज्य बने थे। पहला राज्य हमारा गोवा बना था, उसके बाद एक है मिजोरम और एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पूरी बात सुन लो।
तो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी थे, ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी थे मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, दोनों को यहाँ पे स्टेटहुड मिल गया, मतलब राज्य का दर्जा मिल गया। गोवा सेपरेट कोई यूनियन टेरिटरी नहीं था। गोवा एंड दमन एंड दीव बोथ वर टुगेदर एज अ यूनियन टेरिटरी। ध्यान से सुनो, गोवा एंड दमन एंड दीव बोथ वर टुगेदर एज अ यूनियन टेरिटरी। जैसे आज के टाइम पे दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। सो 1997 तक गोवा एंड 1962 से लेके जब हमने उनको फ्रेंच से क्या बोलते हैं, फ्रेंच नहीं अपने क्या, अरे कौन थे वो, अरे पुलिस सेक्शन से हमने उनको भगाया था यार, पोर्चुगीज, हाँ पोर्चुगीज करेक्ट। तो पोर्चुगीज को जब हमने भगाया था तो तब से गोवा एंड दमन एंड दीव 1962 से ही बोथ वर द यूनियन टेरिटरी। तो 1987 में गोवा को अलग सिर्फ गोवा से नहीं किया, दमन एंड दीव से नहीं किया गया, गोवा एंड दमन एंड दीव से गोवा निकाला आपने। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते गोवा एस्टेब्लिश एज ए स्टेट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। नहीं, आपने दमन एंड दीव के अंदर से उसको नहीं निकाला है, आपने गोवा एंड दमन एंड दीव में से गोवा को निकाला है, इसलिए स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। समझ में आई बात? होपफुली आप समझ रहे होंगे इस बात को। और मिजोरम आपको बताया मैंने यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी था, मतलब वो भी 1972 से लेके 1987 तक यूनियन टेरिटरी ही वर्क कर रहा था। उसके बाद उसको स्टेटहुड मिला 1987 में, और अरुणाचल प्रदेश को भी उसी साल मिला। गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को तीनों को मिला है। कर्नाटका वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, बिल्कुल बात सही है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये बात बिल्कुल सही है। 1960 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात बनते हैं। ओके, ये बात पूरी तरह सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही गलत है, फर्स्ट वाला इम्पार्शियली करेक्ट है, दैट इज इम्पार्शियली मतलब आधा सही आधा गलत है, तो ऑफकोर्स इसको गलत ही मानूंगा ना मैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला वाला गलत है। Who among the following has not occupied the office of both president and vice president? तो यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ऑफकोर्स सी बात है, he was the vice president, earlier vice president, then become the president. जाकिर हुसैन was also the earlier the vice president, later become the president. के आर नारायण के साथ भी वही है। नीलम संजीवा रेड्डी was a speaker. He was a speaker and then he became the president. ठीक है, and he was the only unopposed president, मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी इज द आंसर। अबे हटाओ इसको, जाकिर हुसैन नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, हटाओ, ये गलत 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 गलत, पूरा गलत है, जो बता रहा हूँ वो सही है, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए, एज पर द सेंसस ऑफ, ये तो वैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एक तरह सेंसस बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैंने डाल दिया है इसमें। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ स्पीकर? इसका आंसर बच्चे को पता है, इसका आंसर बंगाली है। ठीक है, बंगाली के बाद अगर बोलते हैं तो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बस इतना पता रहना चाहिए, बाकी तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बाय द वे ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज नॉट करेक्ट? ध्यान से पढ़िए अभी। Not less than 1/3 of the total member of the office, chairperson in the पंचायत and each level are reserved for the women. तो ये बात तो सही है, 1/3 मेंबर यहाँ पे women के लिए रिजर्व होना चाहिए, 1/3 रिजर्वेशन women के लिए चाहिए, अंडर आर्टिकल नंबर 243D में दिया हुआ है, ये बिल्कुल बात सही है। और SC/ST के लिए बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन है, एंड इवन द बैकवर्ड क्लास के लिए बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल द 3 लेवल ऑफ लोकल बॉडीज, ऑफ कोर्स बोला तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बिल्कुल है। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास इफ नीडेड, ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द स्टेट, बिहार ने दे रखा है। ठीक है, ये से तीनों स्टेटमेंट सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। नहीं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, although state election commissioner is removed in the same manner as the high court judge is removed, मतलब हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की ताकत प्रेसिडेंट में है, इसका मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की ताकत पूरी किस में है? प्रेसिडेंट में है। गवर्नर उनको नहीं रिमूव कर सकता, लेकिन अपॉइंट जरूर कर सकता है गवर्नर, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक और फेवरेट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, 243K स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से डील करता है फॉर द पंचायती राज, एंड 243ZA ये डील करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से एट द म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल मतलब अर्बन लोकल बॉडीज। तो दोनों आर्टिकल दिमाग में रखिए। ठीक है, ये बता रहा हूं आपके फायदे के लिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है,
विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द आर्टिकल 14 के लिए यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है यहाँ पे, देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 वुड अप्लाई ओनली व्हेन individuals discrimination is meted out to equal and similar circumstances without any rational bias। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का आर्बिट्री और अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, किसी भी तरीके का आर्बिट्री और अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन अप्लाई अगर हो रहा है, ठीक है, अगर अप्लाई हो रहा है तो उस केसेस में, और कौन से केस में होता है, जैसे 4-5 लोग इक्वल हैं लेकिन ड्यू टू द सम ऑफ द पर्सनल रीजंस, ओके, सम कुछ बायस रीजंस की वजह से आप क्या कर रहे हैं, ऑल दो जो लोग हैं उनके साथ कुछ के साथ अनइक्वल बिहेवियर है आपका, आर्बिट्री बिहेवियर है आपका, उसको यहाँ पे रोकता है, मीटेड आउट, उसको रोकने का काम करता है आर्टिकल 14। यस, ये बात पूरी तरह सही है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 14 गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटिश का कंसेप्ट है, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है पूरी, तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच, चलिए तो देखो यार, आपको बताता हूँ, इसका सोर्स बताता हूँ मैं पहले। ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो किताब है क्लास 12th की, उसके पहले चैप्टर में ही दे रखा, क्लास 11th या क्लास 12th की बुक है अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो आंसर है आपका, ये मिलेगा आपका 1872 और 1881। क्यों बता रहा हूँ, ऑल इंडिया सेंसस पहली बार अटेम्प्ट किया गया था 1872 में और पूरी तरह से कंडक्ट हुआ 1881 में। इनके गवर्नर जनरल के नाम बता देता हूँ, मायो था जिसने पहली बार अटेम्प्ट किया करवाया था, और रिपन था जिसके टाइम पे पहली बार हुआ था। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है, CDSO CAPA में पता नहीं कहाँ कहाँ पूछा गया है। आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बाय द वे, बट करा दिया, मेरे को दिख गया, अच्छा लगा, मैंने करा दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए अब देखो, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर मर्ज टुगेदर इन जनवरी 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर मेड कैपिटल ऑफ द मर्ज यूनियन टेरिटरी। दमन को आई थिंक बनाया गया था, दमन, अगर गलत होगा तो करेक्ट करना, बट मेरे हिसाब से दमन ही है, ठीक है, दमन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेना, फिर भी आप लोग चेक करना, मैं आपको बोलता हूँ जब चेक करने को, तो इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मन में होता हूँ मैं सही हूँ। चलो फिर भी देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, which of the following case did the Supreme Court of India adjudge that the proclamation of president rule under article 356 of the Constitution of India is subject to judicial review। ये बताओ कौन सा केस है, SR बोमई केस, मेरे YouTube पे अलग से वीडियो है इसका, SR बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उस केस में हमें देखने को मिलता है, ऑल्दो चैलेंज किया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशली बोला कि जो गवर्नर का जो सेटिस्फेक्शन है, गवर्नर जिस सेटिस्फेक्शन से बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, और वॉट एवर वे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन द स्टेट, तो गवर्नर का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एक मौका देना पड़ेगा स्टेट के अंदर सीएम को अपने आप को प्रूफ, गवर्नमेंट को अपने आप को प्रूफ करने के लिए, कॉन्फिडेंस प्रूफ करने के लिए। तो विदाउट डूइंग दैट आप इस तरह से गवर्नमेंट को वहां पे हटा नहीं सकते हो, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं सकते हो, इसलिए इसको दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आपको बता दो, जितने भी इमरजेंसी हैं, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी ही क्यों ना हो और वो नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना हो, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और यहाँ पे किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, ना वो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन एब्सोल्यूट है, ना गवर्नर का सेटिस्फेक्शन एब्सोल्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा वो में केस है वैसे। Which of the following is not among the function of the Election Commission of India? क्या नहीं करता भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं करता है। टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर तो करता है। टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल बिल्कुल करता है। टू कंडक्ट द, अच्छा एक स्टेट के एक एरिया के एक ही इलेक्टोरल रोल होता है, ये भी बता दूं आपको मैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है और वो बनाने की ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल करता है। टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी, ये नहीं करता, लोकल बॉडी के लिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना हमारे पास, वो आर्टिकल नंबर 243K में, क्यों चिंता कर रहे हो फालतू में, क्यों इनको ड्यूटी दे रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 324 पार्ट 15 के अंदर पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, उसके बाद प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और म्यूनिसिपैलिटी की और लोकल बॉडी जो भी है यहाँ पे अंडर आर्टिकल नंबर 243K, यहाँ पे ड्यूटी किसकी बनती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। चलिए, तो ये डी वाला गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बोहरा कमेटी जो भी आप बोलिए, ये हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म से डील करती है, अ काइंड ऑफ, इसकी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पर्पस के लिए था, तो इट डेल्ट विद बेसिकली द नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल पॉलिटिशियन एंड द ब्यूरोक्रेट्स। तो काइंड ऑफ पर्पस ये था कि क्रिमिनलाइजेशन जो है उसको हटाने के लिए, वही पर्पस यहाँ पे रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बाय द वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी was the most redeemed feature of which of the following unit? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बताऊं कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि इससे पहले प्रोविंशियल डायरकी लाया गया था 1919 के एक्ट में, तो प्रोविंशियल डायरकी हटा के सेंट्रल में डायरकी किया गया 1935 के एक्ट में और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्रिएट की गई। तो बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। चलिए, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर पहली बार बजट डिस्कस करने का भी राइट दे दिया गया था, लेकिन सिर्फ डिस्कस करने का, विदाउट बीइंग राइट टू वोट। वोटिंग राइट यहां पे नहीं दिए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे यहां पे आते हैं। Which of the following is related to the doctrine of separation of power? तो देखिए यार, सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करते हैं तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसी की बात यहाँ पे होती है। सीधी बात है। ये आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिलेगा। क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 8th 9th 10th जो भी है 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी फटाफट, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। मेहनत क्या मतलब, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं समझाने के लिए भी नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं। 8th की एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, वैसे तो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, पूरा आप लक्ष्मीकांत खोल लीजिए, उसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मिलता है। चलिए, Which of the following statement is not true regarding the human right commission? पता नहीं इनको ह्यूमन राइट कमीशन से बहुत प्यार है, अपने CISF वाले की जो LDSC का पेपर है। चलिए, it is inquire suo moto on a petition. Of course they have a suo moto power, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is a body of government of India. It can review any matter including the act of terrorism that inhibit the, बिल्कुल ये बात सही है, ट्रू है। It spread human right literacy, ये बात भी सही है। It is a body of government of India. तो यार एक अपने आप में एक स्टेचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी नहीं। गवर्नमेंट की बॉडीज एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है, जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग गवर्नमेंट की बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के विल पे काम नहीं करती है। ठीक है, एक स्टेचुरी बॉडी है, लॉ के हिसाब से बनाया गया है इसको। ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट पास किया गया है इसके लिए। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप कि गवर्नमेंट की बॉडी है? नीति आयोग है गवर्नमेंट की बॉडी, प्लानिंग कमीशन थी गवर्नमेंट की बॉडी, ये थोड़ी है। चलिए, तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, इट नॉट ट्रू में यही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के से बाकायदा इसको बनाया गया है, गठन किया गया है। Which of the following related to the विशाखा गाइडलाइन? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। विशाखा गाइडलाइन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ह्यूमन एट वर्क प्लेस। ठीक है, एक विशाखा लेडी थी जिनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था वर्क प्लेस पे, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ऐसा तो कोई इसके रिलेटेड लॉ ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी कि वर्क प्लेस पे क्या कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, और आज भी वही गाइडलाइंस फॉलो भी की जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड विशाखा गाइडलाइंस। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, यूपीएससी के IAS के पेपर में भी आ चुका है। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, दैट इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। चलिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, सरकारिया कमीशन, अरे यार क्या है बोलो, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये CDS में हजारों बार पूछा है, CDS के अंदर हजारों बार क्वेश्चन पूछा है। सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डिटेल में समझाया, आराम से देखना आप इसको। ठीक है, अब इसमें मेहनत करने का मेरा मन नहीं। 1983 में सेटअप किया गया था, इतना आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who appoint the chairperson of public account committee of the parliament? तो यहाँ पे देखिए, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं उसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी यहाँ पे स्पीकर की है, और यहाँ पे एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि जो इसका चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है और रूलिंग पार्टी का नहीं होता है। बस एक कन्वेंशन है, वो एक कन्वेंशन है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये तो रिपीट हो गया, सरकारिया कमीशन आई थिंक 2 बार पूछ लिया आपके लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? कौन सी पावर यहाँ पे नहीं है? टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 338 है, ये भी बता दो। शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा है? 338A है, और बैकवर्ड क्लास के लिए कौन सा है? 338B है। चलिए, ये वाला 89th अमेंडमेंट के बाद बना था, और ये वाला 102 अमेंडमेंट के बाद बना है। अच्छा, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये तो देख के भी लग रहा सही होगा। टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल यार, बिल्कुल ये भी सही है। टू इनिशिएट अ जुडिशियल इंक्वायरी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ शेड्यूल कास्ट, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है इनके पास, दैट इज नॉट द पावर दे हैव। ओके, तो डी वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी ऊपर के 3 पूरी तरह सही है, डी वाला रॉन्ग है यहाँ पे, रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है यार, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इन्होंने दिया।
ठीक है, इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ वार्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ सिविक बॉडी, इन द इलेक्टोरल ऑफ सेवरल विलेजेस। यार देखो सिंपल सी बात बताऊं, ग्राम सभा के अंदर सारे रजिस्टर्ड वोटर आते हैं, इतना मुझे तो पता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर विलेज के जिसके देखो पंच रिलेटेड टू द पर्टिकुलर विलेज, ठीक है, उस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर, ठीक है, जो पंचायत भले 4-5 विलेज के अंदर ही बना के क्यों ना बन रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ग्राम सभा बनेगी, अब ध्यान से सुनो, अब पंचायत अगर 4-5 गांव को मिलके बन रही है, ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है उस पर्टिकुलर ग्राम सभा में क्या होंगे, हर एक गांव के जो रजिस्टर्ड वोटर आएंगे वहां पे। तो सिंपल सी बात है, इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत, उस पंचायत के अंदर जितने विलेज आ रहे हैं उन सबके, ठीक है, उन सबके यहाँ पे जो पर्सन रजिस्टर्ड वोटर है वो उस पर्टिकुलर ग्राम सभा का मेंबर है, बात खत्म। इसलिए यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन नॉट करेक्ट। आर्टिकल 280 में, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं यार, रात के 4 बज गए, सुबह के 4 बज गए, काम करते करते थोड़ा मेरे को भी सर दुखने लगा, अभी थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बॉडी सेटअप अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ट्रू है ये। द 14th फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप इन 2017 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अरे बाप रे बाप, ये मामला गलत लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो मेरे को गलत लग रहा है। इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इवेल्युएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप इन 1951 केसी नियोगी द्वारा। बिल केसी नियोगी उसके चेयरमैन थे, फाइनेंस कमिश्नर थे। यस, ये भी सही है, ये वाला गलत है भैया। 2017 में जो उन्होंने सेटअप किया था, ये 2014 फाइनेंस कमीशन नहीं था, वैसे ही गलत है, ठीक है। तो इसका इससे लिंकअप नहीं है, पहली बात। 14th फाइनेंस कमीशन का जीएसटी से कोई लिंकअप ही नहीं, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन पहले था यार, पहले था, ठीक है, तो मतलब ही नहीं बनता, जीएसटी से भी पहले आ रखा था। तो दैट्स वाई बी इज द राइट, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए, बाकी ये है। तो फुली ये देखो, अभी 5 साल के मैंने करा है, इसमें इस जो पेपर है ना सीआईएसएफ का जो है, इसके अंदर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। अभी 5 साल के अंदर आपने देखा गिन के कुछ 30-40 क्वेश्चन थे बस, वही आपको अगले 5 से पिछले और 5 साल के करा दूंगा। ज्यादा इससे ज्यादा नहीं करें, 10 साल इज मोर देन इनफ फॉर दीज पेपर्स, ठीक है। और मेहनत करूंगा तो 5 साल और 15 साल, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा करा दूंगा मैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आपको 2-3 यहाँ पे कुछ टेक अवे लेके जाना है। आर्टिकल नंबर 102 पढ़ेंगे आप लोग, विशाखा गाइडलाइंस पढ़ेंगे आप लोग, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आर्टिकल नंबर 243 के पढ़ेंगे, ठीक है। जेड ए पढ़ेंगे, 243 जेड ए क्या है पढ़ लीजिए, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।